तो बच्चों, आज इस वीडियो में ब्रेन टीजर के कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहां पर चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A की बात करें, जो कि ब्रेन टीजर का यहां पर क्वेश्चन देखें। मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन लाता हूं। पहले यहां लिखा गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। बोथ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन 1/x एंड 1/y आर ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस पर फोकस करिए आप लोग। यदि यहां पर हम यदि देखें क्वेश्चन और कॉपी पर सामने सामने मैं दिखाता हूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि x और y, क्वेश्चन नंबर ए, x और y डायरेक्ट रिलेटेड है। ये रहा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखेंगे तो x प्रोपोर्शनल y, दैट मीन्स x का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो y का भी इंक्रीज करेगा, x का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो y का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। तो बच्चों यहां पर यदि x और y डायरेक्ट है तो उस हिसाब से 1 यदि इधर 1/x करता तो ऑटोमेटिकली इधर भी तो 1/y होगा ना। तो ये लोग भी डायरेक्ट ही रिलेटेड होगा। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, यहां पर x और यहां y है, ये इंडिकेट करता है कि दोनों तरफ ये जब यहां पर x 1/x हो जा रहा है और y 1/y हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का रेशियो हर अवस्था में इक्वल है। रेशियो समझते हैं? जिस तरह ये इसको हम लोग यदि डायरेक्ट रिलेशन में होगा तो x/y हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा, है ना। तो उसी तरह देखिए इसको भी सॉल्व करिएगा आप लोग दिस बाय दिस करके, तो यही आ जाएगा एक कांस्टेंट नंबर। तो ये दोनों डायरेक्ट ही रिलेशन होगा। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ two quantities x and y vary inversely with each other, then which option is right? तो बच्चों आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि यदि कोई दो नंबर हो, मान लीजिए x और y दो नंबर है, तो इन दोनों में यदि डायरेक्ट रिलेशन होगा, मींस डायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। x/y हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट मतलब x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होने के बावजूद उन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ये इसका मतलब हुआ है। कांस्टेंट मतलब इन दोनों का रेशियो हमेशा एक होगा। मान लीजिए x का वैल्यू कुछ है, y का वैल्यू कुछ है, और उन दोनों का रेशियो निकाले तो एक नंबर आएगा। फिर यदि x और y का वैल्यू को चेंज कर दे और उन दोनों का रेशियो निकाले तो क्या होगा, वही वैल्यू आएगा। सपोज कि मान लीजिए कि x का वैल्यू यहां पर हम लोग ले लेते हैं 3 और y का वैल्यू ले लेते हैं 6। तो इन दोनों को रिड्यूस करके क्या है, 1/2। हालांकि ये दोनों मान लीजिए कि डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब x का वैल्यू को अब इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू को हम 6 कर दिए, y का वैल्यू को भी जब ये डबल करेंगे तो ये भी डबल है ना, यही ना रिलेशन बताता है डायरेक्ट वेरिएशन में। जब ये डबल होगा तो ये भी डबल। तो 3 को हम डबल कर दिए 6 में, 6 को डबल कर दिए 12 में। अब देखिए इसको काटिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। तो हर हालत में
एक्स के डिफरेंट डिफरेंट, इसी तरह यदि हम और आगे वैल्यू बढ़ाकर एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कर दे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होने के बावजूद जो आएगा रेशियो वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये डायरेक्ट की बात हो गई। लेकिन यदि इनवर्स की बात हो जाएगी तो इनवर्स में क्या होता है कि x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। x और y का प्रोडक्ट इनवर्स रिलेशन में, ये बात याद रखना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी इनवर्सली, यदि ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई रिमेन कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन राइट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बोथ p एंड q वेरी डायरेक्टली, मतलब p और q डायरेक्ट वेरिएशन में, मतलब p का वैल्यू यदि इंक्रीज होता है तो q का भी इंक्रीज होगा, p का वैल्यू डिक्रीज होता है तो q का भी वैल्यू डिक्रीज होगा। When p is 10 and q is 15, which of the following is not a possible pair of corresponding value of p and q? तो बच्चों ये टर्म हमें ये बता रहा है कि p और q का वैल्यू जो है ये p और q में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यदि यहां पर देखा जाए तो जैसा कि हम अभी बताया कि डायरेक्ट रिलेशन यहां पर क्वेश्चन नंबर सी की यदि बात करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर सी ही है ना, ये सी में p और q डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब p डायरेक्ट रिलेशन है q का। तो यहां पर तो हम बताएं कि डायरेक्ट रिलेशन का क्या होता है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है p बाई q वो एक कांस्टेंट होता है ना। तो यहां पर इस पेज में हम बताते हैं, देखिए यहां पर p का वैल्यू क्या है 10 है और q का वैल्यू 15 है। तो यदि p का वैल्यू हम 10 ले लें, p का वैल्यू यहां पर हम 10 ले लेते हैं जो कि लिखा हुआ है, और q का वैल्यू 15 ले लेते हैं। तो हम जैसा कि बताया p बाई q, इसको सॉल्व कीजिए, 10 बाई 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, क्या आया 2 बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p और q का वैल्यू यदि चेंज होता है तो उन दोनों का रेशियो हमेशा 2/3 ही आना चाहिए। तो यहां पर देखिए p और q का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। फर्स्ट ऑप्शन में 15/20 है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में 15/20 है। तो चलिए 15/20 करके देखते हैं और देखते हैं कि 2/3 आता है कि नहीं। 15/20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो बच्चों यहां पर 3/4 ये तो ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 20/30 हमेशा p और q का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखते हैं ये कटा 2/3, तो ये इसके साथ मैच कर गया, मतलब ये राइट ऑप्शन है। और ये तो ऑलरेडी 2/3 दिया ही है 3 नंबर, और ये 4 नंबर में जो दिया गया है 5 एंड 7.5 है ये। तो देखते हैं 5/7.5, इसको भी सॉल्व कीजिए, देखिए कि ये आता है कि नहीं। ये कांस्टेंट टर्म 2/3, इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 करना है, डेसिमल हट गया। अब इसे यदि हम लोग काटते हैं तो ये बच्चों ये 5 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स में। अब ये 5 2 जा 5 3 जा 2/3। तो इसमें बच्चों ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी में 2/3 ही आ रहा है। दैट मीन्स यहां विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल पेयर, तो ये 15/20 गलत है, क्योंकि इसका 3/4 आ रहा है,
जबकि 2/3 होना चाहिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि ध्यान दे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है बच्चों, आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x and y vary directly with each other and x equals to 24, what is y when constant of variation is 3? क्या मतलब हुआ है क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन का मतलब पहले धीरे धीरे आप लोग को यहां लिख के बताते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि x और y वेरी कर रहा है डायरेक्टली, मतलब x का रिलेशन y के साथ डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है बच्चों कि x और y का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक जैसा नंबर आएगा, वो एक कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट होता है। अब यहां केस जो दिया गया है कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ 24, चलिए 24 लिख देते हैं यहां पर x का वैल्यू की जगह पर। ये x का जो वैल्यू है वो 24 है, यहां x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू यहां 24 है, तो हम लोग यहां पर x का वैल्यू की जगह पर 24 लिखेंगे। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज y? ओ वैल्यू पूछ रहा है y का, मतलब y का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। When constant of variation is 3, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 3 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते तो बाई 1 करके 3 8 जा 24। अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने पर यदि हम देखें तो y को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर y इक्वल्स टू y और 8 को 1 से कर दे, मतलब y का वैल्यू 8 है। देखिए तो ये ऑप्शन है कि नहीं, यहां है ना, ये रहा y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, यहां पर लिखा गया है which of the quantities vary inversely with each other, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन इनवर्स रिलेशन में है, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कैब फेयर। बच्चों इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम डिस्टेंस के लिए कम पैसा देना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, यदि हम एरिया की बात करें, किसी जमीन को यदि हम बड़ा जमीन खरीदते हैं तो बड़ा पैसा लगेगा, ज्यादा अमाउंट लगेगा, छोटा जमीन खरीदेंगे तो छोटा अमाउंट लगेगा, तो ये भी डायरेक्ट है। चलिए अब यहां पर आते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बच्चों नंबर ऑफ वर्कर और अमाउंट ऑफ वर्क की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी काम में हम यदि किसी वर्कर को एंगेज करते हैं, 10 वर्कर को एंगेज करेंगे तो उस समय जो काम कंप्लीट होगा, यदि 10 की जगह पर हम लोग उसे 15 वर्कर कर ले तो ज्यादा काम होगा, है ना। तो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होने से काम भी तो ज्यादा होने लगेगा ना, तो ये वर्कर इंक्रीज हो रहा है तो काम भी ज्यादा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब आ जाइए लास्ट वाला कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन, इसमें इन्वर्स होता है, क्योंकि किसी भी काम में यदि हम वर्कर को बढ़ा देते हैं तो जो समय पहले लगता था उस समय कम लगेगा, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा वर्कर लगा देने से, बहुत ज्यादा वर्क हो जाने से समय कम लगता है, और वर्कर को यदि कम कर दे तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये रहा इसका राइट ऑप्शन कि इनवर्स वेरिएशन इसी में है, 4 नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी पर फोकस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी को देखें, बी में क्या लिखा हुआ है कि L वेरीज डायरेक्टली एज M, इसका मतलब L और M में डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। L का वैल्यू इंक्रीज होने से M का वैल्यू इंक्रीज होगा, L का वैल्यू कम होने से M का वैल्यू भी कम होगा, इसका मतलब यही हो गया। अब क्वेश्चन है L इज इक्वल टू 5, L का वैल्यू 5 है, M का वैल्यू 2/3, फाइंड L, L का वैल्यू निकालिए जब
m का वैल्यू 16/3 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग देख लिया। अब इसे हटा देते हैं और कॉपी में दिखाते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसे मैं कॉपी में बना के दिखा रहा हूं। तो ये रहा क्वेश्चन कि यहां पर सबसे पहले ये समझना है कि बी, क्वेश्चन में बी ए, एल और एम में ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये सिंबल डायरेक्ट रिलेशन का होता है, इस तरह करके। यहां पर यदि हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये डब्बा बना सकते हैं, इस तरह का बॉक्स, बहुत आसान तरीके से बनेगा। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L इज इक्वल टू, यहां L और M लिख दे। L इज इक्वल टू 5, L का वैल्यू 5 है। When M इक्वल्स टू 2/3, फाइंड L, L को फाइंड आउट करना है जब M का वैल्यू 16/3 होगा। तो बच्चों, प्रीवियसली जो एक्सरसाइजेज वर्कशीट जो बताया है, उस वर्कशीट में आप लोगों को हम बताया है कि यदि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होगा तो इन दोनों का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। मतलब दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। दैट मीन्स 5/2/3 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर L लिख दीजिए, 16/3। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा कब? जब ये डायरेक्ट रिलेशन में होगा। अब इसे सॉल्व नॉर्मली हम लोग कर देंगे। जैसे सॉल्व करते हैं, ये पहले 5 इंटू, इसे रिवर्स करके लिखेंगे रेसिप्रोकल 3/2, और ये L इंटू यहां भी 3/16। तो बच्चों, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट गया ना, ऊपर से ऊपर इक्वेशन में कटता है। तो यहां 3 से 3 कट गया, और ये रहा 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम में, 2 8 जा 16। इधर क्या बच गया? इधर बचा सिर्फ 5 और इधर L/8। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके इसे सॉल्व कर देंगे। सो L इक्वल्स टू, यहां पर L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 8 जा 40। तो ये रहा L का रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड L। देखिए, फाइंड L व्हेन M इक्वल्स टू 16/3। तो ये आ गया। अब बच्चों, इसी का क्वेश्चन नंबर बी पर फोकस करेंगे। तो बी पर फोकस करने से पहले बी का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ देखिए तो, अ बॉलर थ्रो अ क्रिकेट बॉल एट a speed of 30 km/h. How long does this ball take to travel a distance of 20 meters to reach the batsman? तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, जिस तरह ट्रेन का क्वेश्चन बताया था ना, तो उसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। उसमें स्पीड दिया हुआ था ट्रेन में, यहां भी स्पीड दिया हुआ है। पहले इसको हम लोग स्मॉलर यूनिट में चेंज कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां 2 फैक्टर है। मैं इसे शॉर्टकट तरीके से आप लोग को यहां दिखा देता हूं, और जो सवाल, जो वर्कशीट इसके पहले वाले वर्कशीट में मैं बताया हूं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। यहां जो बॉलर का स्पीड है वो 36 km/h है। दैट मीन्स 3600 मीटर पर 3600 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रैवल, कि ये बॉल कितना समय लेगा 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहां पर 2 फैक्टर तो देख ही लिए। एक है डिस्टेंस, जो कि मीटर में होगा, और एक है टाइम, जो कि सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पर डिस्टेंस की बात करें तो ये रहा डिस्टेंस 36,000, और टाइम हो गया 3600 सेकेंड। अब डिस्टेंस कवर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 मीटर,
और टाइम क्या लगेगा वो एक्सलेट करेंगे। अब बच्चों आप लोगों को याद आ गया होगा ये इसके पहले वाला जो वर्कशीट था जिसमें ट्रेन को सॉल्व करके ट्रेन के क्वेश्चन वर्कशीट 3 में, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन को हम आप लोगों को उस वीडियो वर्कशीट 3 के वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगा बनाने में वो वर्कशीट 3 का वीडियो इस चैप्टर का देख ले और बना ले। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन बी के बाद सी में। तो सी जो है बच्चों यहाँ पर भी आप लोगों को ये सी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे पढ़कर जो प्रीवियसली वर्कशीट 1, 2, 3 में जो हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं उस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग इसे बना लीजिएगा। अब आते हैं ये दोनों जो कि काफी थोड़ा डिफरेंट है, क्रिटिकल है। इफ y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/x, कि y जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है 1/x के साथ, डायरेक्ट है ना, एंड x equals to 2 when y equals to 20. What is the value of x when y equals to 1.25? तो बच्चों इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यहां पर पहले ये देखना है कि y और 1/x में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर डी, y जो है वो रिलेशनशिप x 1/x के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ये डायरेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ये लगता क्या है दिखने में इनवर्स वेरिएशन का जैसा है ना। तो ये बताता है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब y/1/x का रेशियो कांस्टेंट होगा, ये बताता है, कांस्टेंट हिंदी में लिख दिए। तो y और 1/x का डायरेक्ट में हम जैसा कि बताए थे हमेशा डायरेक्ट जब भी रहेगा, तो यहां भी बताया डायरेक्ट रहेगा तो दिस बाई दिस, यहां देखिए x/y, x/y, वही चीज तो यहां भी है, दिस एंड दिस, तो दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं सिचुएशन क्या है कि यदि इसे बॉक्स में बनाएं, नहीं इसी को सॉल्व कर दे, तो इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमको, देखिए तो यहां पर y इंटू x/1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स xy इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब x और y का प्रोडक्ट इक्वल होगा, x और y का प्रोडक्ट इक्वल होगा। अब हम लोग यहां पर एक बॉक्स बना के इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2, चलिए x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का यहां क्या वैल्यू होगा जब y का वैल्यू 1.25 होगा, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख दिए। तो ये चीज हमें क्या बताता है, ये कंडीशन से सॉल्व करके हम यहां तक पहुंचे और पता चला कि x और y का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 20, यहां पर ये गैप में क्वेश्चन मार्क की जगह x भर दे, ये इक्वल होगा x इंटू 1.25, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट बता रहा ना मैंने, x इंटू वाई, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, माने ये दोनों का प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू होगा वही इसका भी होगा, ये स्टेटमेंट से पता चलता है। अब इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहां पर ये हो गया 40, ये इधर आएगा तो 1.25, इधर x बच गया। अब इसे सॉल्व करें तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में 1 लिखकर आप 100 कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 0। अब यहाँ 100 और 125 से रिमूव, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, देयरफॉर x का क्या वैल्यू आया, x इक्वल्स टू 8 4 जा 32। तो यहां पर x का जो वैल्यू है वो 32
2 होगा। ये फाइनल आंसर। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझना है ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट x और y के डिफरेंट डिफरेंट चाहे वैल्यू कुछ भी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमेशा एक ही जैसा नंबर आएगा। ये इसका मतलब हुआ। अब बच्चों एक मुश्किल वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर ई पर आप लोग फोकस करें। क्वेश्चन नंबर ई थोड़ा सा अलग है, इसमें रूट दिया हुआ, कोई बात नहीं है, इसे भी हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। इफ L is inversely proportional to root m and L equals to 6 when m equals to 4, what is the value of m when L equals to 4? ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए ना। अब क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, लेकिन ये बात याद रखना है कि L जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट m। इसे स्टेटमेंट्स में लिखे, कॉपी का पेज मैं पलट देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ई कि L इनवर्स प्रोपोर्शन है रूट m के साथ। इनवर्स बच्चों इस तरह से लिखते हैं। इनवर्स लिखना हो डायरेक्ट में क्या होता है कि ऊपर में 1 नहीं लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये डायरेक्ट होता है x प्रोपोर्शनल y, ये डायरेक्ट होता है। लेकिन यदि इसे इनवर्स दिखाना होता है तो सिंपली हम लोग कुछ करते नहीं है, इसके ऊपर 1 लिख देते हैं, 1/m, तो ये इनवर्स हो गया। तो इसी स्टेटमेंट्स को मैं यहां पर लिखा हूं कि L और रूट m के साथ में दोनों का जो रिलेशन है इनवर्स है ना। तो जैसा कि हम बताए थे कि इनवर्स रिलेशन होता है, ये इनवर्स है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है दोनों का कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पर L इंटू रूट m इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा आ गया। मतलब L का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, रूट m का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा एक जैसा नंबर आएगा। ये कहने का मतलब हुआ। तो यहां पर बच्चों इसे एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के जरिए समझते हैं, है ना। तो यहां पर एक बॉक्स में L लिखेंगे और दूसरे बॉक्स में रूट m लिखना आपको। तो अब क्वेश्चन में यदि आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपको जो यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए, L का वैल्यू 6 है, तो L का वैल्यू यहां 6 लिख देंगे। लेकिन बच्चों यहां पर जो दिया गया है वो m का वैल्यू दिया हुआ है 4, लेकिन यहां तो रूट m है ना। तो एक काम करेंगे, यहां भी हम लोग रूट दे देंगे और m ना लिखकर m के जगह पर 4 लिख देंगे, है ना। सिंपल सी बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो m का वैल्यू क्या होगा? यहां पर जो भी देखिए ये रूट है, ये रूट है, तो यहां भी रूट ही होना चाहिए। तो यहां पर इस m का वैल्यू क्या होगा कि L का वैल्यू 4 हो जाए। मतलब आपको ये निकालना है, यह क्वेश्चन मार्क। तो जहां क्वेश्चन मार्क रहता है वो यहां पर ये वाला भर देते हैं m। अब इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि L इंटू रूट m इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। माने यहां पर 6 इंटू रूट 4 इक्वल्स टू 4 इंटू रूट m, ये इक्वल होगा। इसे सॉल्व कर देते हैं। ये 6 और रूट 4 दैट मीन्स 2, 6 2 जा 12, ये 4 है, इधर आएगा तो 22 हो जाएगा, इधर रूट m बचा रहेगा। अब ये 4 3 जा, है ना बच्चों, 12 रिड्यूस हो गया। अब बच्चों यहां क्या बच गया? रूट m और ये 3, इसको इधर और इधर चेंज कर दी जगह, क्योंकि m का जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड में रखते हैं। अब ये रूट को हटाने के लिए सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा? ये रूट को इधर भेज देना है। तो एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि रूट नंबर जब इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रहता है, आप लोग याद देखे होंगे कि स्क्वायर रहता है और इधर यदि कोई नंबर रहे तो हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है कि ये इधर रूट लग जाता है। तो ठीक इसी का उल्टा ही तो है, जब ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। फाइनली हम लोगों को m इक्वल्स टू पता चला 9, ये रहा
m का वैल्यू जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो यहां पर ब्रेन टीजर के 1A और B का। अब बच्चों यहां पर कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x and y given below whether they vary directly, inversely or in neither of these ways। बच्चों सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें x और y में किस तरह का रिलेशन है, डायरेक्ट, इनवर्स या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है। तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है कि एक बार रेशियो निकाल के देखना है, एक बार प्रोडक्ट निकाल के देखना है। यदि x और y का रेशियो इक्वल होगा तो वो डायरेक्ट, और x और y का प्रोडक्ट इक्वल होगा तो वो इनवर्स, और इन दोनों में से कोई भी ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए एक ठोक करके देखते हैं। जैसे यहां पर ये वाला हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यहां पर यूं तो बहुत सारे वैल्यू है, यहां पर x y लिखा हुआ है, यहाँ 12 9 दिया हुआ है, 3 36 दिया हुआ है, 27 4। सब लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही टर्म से पता चल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों का रेशियो को देखते हैं, इक्वल होता है कि नहीं। इसे ऊपर नीचे काट के देखते हैं, है ना, ऊपर नीचे रिड्यूस करके। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 12। तो बच्चों यहाँ 4/3 हुआ, यहाँ 1/12 हुआ, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हुआ। ये 4:3 है, ये 1:12 है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हुआ। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। चलिए अब इन लोगों का प्रोडक्ट देखते हैं कि नहीं। 12 × 9, 3 × 36। तो यहां पर हम लोग यदि प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा। और उसी तरह यहां पर भी हम लोग 36 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये भी 108 होगा, है ना। तो इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा है, मतलब x और y का प्रोडक्ट एक जैसा है। तो यहाँ प्रोडक्ट जब एक जैसा होगा, तो जैसे कि बताया प्रोडक्ट एक जैसा होगा तो ये इनवर्स वेरिएशन, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन में x के हम लोग देख रहे हैं कई सारे वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू, y का भी डिफरेंट वैल्यू है, फिर भी x और y का प्रोडक्ट सबका कांस्टेंट है 108। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करके देखेंगे हम लोग। इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 4/, चलिए यहाँ x और y का डिफरेंट वैल्यू क्या है, 4 2 28। चलिए 2 ही ठो लेके हम लोग पता लगा लेंगे, पूरा लेने का जरूरत नहीं है। अब इन लोगों को रिड्यूस करके देखते हैं। 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। इसको रिड्यूस करें तो ये तो 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों का रेशियो इक्वल है, ये 2/1 है, ये 5/2 है। चलिए इनको प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 × 1 5 × 2, 2 × 1 तो 2 होता है, लेकिन 5 × 2 10 होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन में ना रेशियो एक जैसा आ रहा है, ना ही प्रोडक्ट एक जैसा आ रहा है। तो ये ना तो ये डायरेक्ट है और ना ही इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो 3 को आप लोग खुद कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरे बातों को आप समझ गए होंगे, है ना। और यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, x इक्वल्स टू 25, y इक्वल्स टू 3, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 15। तो इसे मैं बना के दिखाता हूं। यहां पर बच्चों ये है कि क्वेश्चन में x और y में कैसा रिलेशन है, x इनवर्स है
वाई का। तो इनवर्स अभी बताएं कि इनवर्स लिखने का तरीका, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में x प्रोपोर्शनल 1 बाय वाई, ये इनवर्स। तो जैसा कि हम बता के रखे कि इनवर्स में क्या होता है कि इनवर्स में इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो प्रोडक्ट इक्वल होगा ना, तो यहां हम लोग अब फिलअप करेंगे बॉक्स को। ये x ये y, देखिए तो फर्स्ट में x का वैल्यू 25 है, y का वैल्यू 3 है, फिर y का फाइंड करने बोल रहा है, जबकि x का वैल्यू y को फाइंड करना है, x का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 15 और y को फाइंड आउट करना है। तो जो जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको y कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों जैसा कि हम बता के रखे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा ना, तो दैट मीन्स, अच्छा यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, y का वैल्यू यहां पर 3 है, इसमें 3 पुट अप करना है। तो ये 25 इंटू 3, इसका प्रोडक्ट 15 इंटू वाई के इक्वल होगा। अब इसे सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू वाई। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 5। ये रहा इसका वैल्यू वाई का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, यहां भी वही केस है, x और y इनवर्स वेरिएशन है ये, और साथ ही साथ दिया गया है कि एंड y इक्वल्स टू 45, फाइंड x। और फाइंड क्या करने बोलता है, x। When constant of variation is 9, और constant क्या दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। तो बच्चों इसे हम दूसरा तरीका से बना के दिखा रहे हैं, जैसा कि हम अभी बताएं कि ये दोनों यदि इनवर्स रहेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। x इंटू वाई ऑलवेज अ कांस्टेंट इन दिस इनवर्स केस। तो x का वैल्यू निकालना है आपको, y का वैल्यू 45 दिया हुआ है, और जबकि कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है 9। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 9, ये बाई में आ जाएगा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो x का वैल्यू आपके सामने आ गया 1/5। ये रहा आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 काफी बड़ा लग रहा है। चलिए तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वेरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। If a weight of 75 kg produces an extension of 1.4 centimeter, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 centimeter। तो बच्चों इस क्वेश्चन में है क्या कि सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे आप लोग स्प्रिंग बैलेंस तो जरूर देखे होंगे, तो स्प्रिंग बैलेंस क्वेश्चन नंबर 7, एक स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग होता है। मान लीजिए कि ये स्प्रिंग जो है, इसके अंदर में एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग पर यहां पर जब लोड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इस पर 75 केजी का लोड दिया जाता है तो ये एक्सपेंड करता है, स्प्रिंग एक्सपेंड करता है। तो मान लीजिए एक्सपेंशन जो है स्प्रिंग में वो 1.4 सेंटीमीटर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द वेट, अगेन यदि इसी स्प्रिंग में लोड जो है वो दिया जाए कितना,
नहीं, इसमें लोड पूछा जा रहा है कि लोड आखिर कितना दिया जाए कि इसका जो एक्सपेंशन है वो 9.8 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि स्प्रिंग में एक्सपेंशन उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है। जब वेट 75 केजी है तो उसका एक्सपेंशन स्प्रिंग में 1.4 सेंटीमीटर है। अब एक्सपेंशन 1.4 से बढ़कर 9.8 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इस पर जो वेट है वो 75 केजी से ज्यादा है। तो इस हिसाब से वेट बढ़ने से एक्सपेंशन भी बढ़ेगा। यदि इसे उल्टे तरीके से देखा जाए तो एक्सपेंशन तभी बढ़ता है जब वेट बढ़ता है। तो सिंपली ये बढ़ रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है तो वेट भी बढ़ेगा। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में यहां पर जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले एक बॉक्स बना देते हैं। ये बॉक्स है। यहां एक तरफ लिखेंगे वेट इन केजी, दूसरा में एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर। वेट क्या है? 75 केजी है और एक्सटेंशन इसमें 1.4 सेंटीमीटर का होता है। अब सेकंड केस में 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है तो वेट लेट कर लेते हैं x। तो आई होप बच्चों आप लोग इसे बना लीजिएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वर्कशीट 1 में जो बताया है बस उसी का जैसा इसको स्टेटमेंट्स लिखकर कंप्लीट कर देना है। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर था वो हम बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर फाइनली लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखा जाए तो लिखा गया है कि in 25 days the earth picks up 6 into 10 to the power 8 pound of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? तो 25 डेज में अर्थ के ऊपर 6 into 10 to the power 8 पाउंड डस्ट एटमॉस्फेयर से आ जाता है। तो बच्चों 15 डेज में कितना डस्ट अर्थ पिक्स करेगा? तो बच्चों डस्ट आप लोगों के घर में देखे होंगे कि डस्ट जगह जगह घरों के कहीं भी हिस्से में बैठ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये डस्ट जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे डस्ट का अमाउंट भी बढ़ते जाता है। आज यदि साफ किए तो कल तक डस्ट नहीं दिखेगा, उसके बाद तक डस्ट नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डस्ट हमें दिखने लगेगा। इसका मतलब हुआ कि डस्ट भी बढ़ रहा है पर डे। तो यहां पर डेज के साथ डस्ट का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि डेज बढ़ने से डस्ट भी बढ़ जाएगा, डेज कम होने से डस्ट कम हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप से बना सकते हैं। इसे हम बना के दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें पावर है, इसीलिए मैं इसे बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। तो एक तरफ हमें लिखना क्या है? एक तरफ अमाउंट ऑफ डस्ट इन पाउंड, ये पाउंड आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे स्पेस नहीं था। और दूसरा तरफ डेज। तो अमाउंट ऑफ डस्ट है 6 into 10 to the power 6 पाउंड और ये डेज होता है 25। अब डेज हो गया 15, तो अमाउंट ऑफ डस्ट लेट कर लेते हैं x। लेट द
amount of required dust be x pound। लेट कर लिया है ना। अब लेट करने के बाद आगे जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखना है आप लोगों को यहाँ। तो इसे सबसे पहले कॉपी को मैं सीधा कर लेता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसे देख पाए। तो ये है डायरेक्टली दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। बिकॉज लिखने का जरूरत नहीं है, रहने दीजिए इतना दूर तक। तो डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो इक्वल होता है ना बच्चों। तो यहां पर 6 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू x बाई 15। तो यहां हम लोग रिड्यूस करते हैं नीचे से नीचे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब करना क्या है, अब बच्चों इससे तो हम लोग 6 को इससे रिड्यूस कर नहीं सकते हैं। तो फाइनली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है तो 5x, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों याद रखिएगा ये 3 एक नंबर है तो इसका भाई यहां पर बैठा हुआ है। ये तो पावर वाला नंबर है ना, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बिना पावर का है, ये भी बिना पावर, तो इससे इसको मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 ये हो गया, और ये इंटू 10 to the power 6 वैसे ही लिख देना। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो x इक्वल्स टू 18 इंटू 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। ठीक उसी तरह डिवाइड भी करेंगे ना बच्चों, तो इससे इसको नहीं कर पाएंगे, इससे इसको ही करेंगे। तो 18 में यदि हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो इस डेसिमल में आ जाएगा 3.6। तो x इक्वल्स टू 18 में 5 से डिवाइड कर 3.6 आया, और ये इंटू 10 to the power 6 लिख देना, इतना पाउंड। ये रहा आंसर। होप समझ में आ ही गया होगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट दिखना है बच्चों, तभी समझ में आएगा।